Good morning to all of you. Am I clearly audible to all of you? Devendu, am I clearly audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let's start a class. What to discuss in the last class, please? Anyone? क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग? हाँ जी, बताइए. आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? सर डिफरेंस बिटवीन एडमिसिबिलिटी एंड रिलेवेंसी तक हो गया था. ओके. आई थिंक हम लोगों ने जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज डिस्कस की थी, कुछ वर्ड्स डिस्कस कर रहे थे एविडेंस में, जो कि इंटरप्रिटेशन क्लॉज में दिए हैं कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग, हाउ यू विल डिफरेंशिएट, कि क्या मतलब इनका होगा, डॉक्यूमेंट क्या होगा, या फिर वो आपका फैक्ट क्या है, रेलिवेंट फैक्ट क्या है, एडमिसिबिलिटी, रिलेवेंसी क्या है, दोनों ही एक ही चीज़ें हैं या अलग अलग चीज़ें हैं, whether relevant fact is defined or not, तो how you will determine that any fact is relevant. तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको समझना बहुत ज़रूरी था. आपको पता चला कि फैक्ट क्या था, फैक्ट पता चला आपको, फैक्ट के साथ ही रिलेवेंट क्या है. कुछ भी रिलेवेंट हो सकता है, लेकिन कैसे रिलेवेंट हो सकता है जब वो क्या हो. राहुल, कोई भी चीज़ रिलेवेंट हो सकती है, लेकिन वो कैसे रिलेवेंट हो सकती है जब वो, हाँ जी, प्रिंसिपल फैक्ट की क्या हो, कनेक्टेड हो. किससे कनेक्टेड हो वो? व्हेन एनी फैक्ट इज कनेक्टेड विद द प्रिंसिपल फैक्ट, तो वो उसे हम कह सकते हैं कि दैट इज अ रिलेवेंट फैक्ट. क्या हो सकता है? फैक्ट एक जनरल चीज़ है, जो हो सकता है फिजिकल फैक्ट हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्ट हो सकते हैं. आपको पता चला था कि फैक्ट की डिफिनीशन आपको मिली कि रिलेवेंट जो फैक्ट है वो कैसे कंक्रीट चीज़ें हैं, एकदम ओरिजिनल है ये. एंड एनीथिंग विच इज़ कनेक्टेड विद दैट फैक्ट दैट मे बी रिलेवेंट, वो रिलेवेंट हो सकती है अगर वो विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ एनी अदर फैक्ट, अगर वो विदाउट ब्रेकिंग ऑफ चैन अगर उसको लाया जाए, दिखाया जाए, तो वो क्या हो सकता है, रिलेवेंट हो सकता है. बट रिलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी के बारे में हमने बात की कि दोनों वर्ड्स क्या हैं, सिनोनिमस दिखते हैं बट डिफरेंट मीनिंग है इनका. एडमिसिबिलिटी कौन डिसाइड करता है? हु विल डिसाइड whether fact is admissible or not, evidence is admissible or not? So, court. हाँ जी, कोर्ट डिसाइड करेगा ये कि ये एडमिसिबल है या नहीं है. इसके साथ ही कुछ चीज़ें दी गई हैं कि कुछ स्पेसिफिक प्रोविज़न दिए गए हैं जो बताते हैं कि दीज आर द रिलेवेंट फैक्ट, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में बताते हैं कि ये सारे फैक्ट नहीं दिए गए यहाँ पर, कुछ चीज़ें दी गई कि दीज आर द रिलेवेंट फैक्ट. 5 to 55 आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि अगर ऐसे ऐसे फैक्ट हैं जो 5 से 55 आते हैं, दीज फैक्ट्स आर रिलेवेंट फैक्ट, उनकी रिलेवेंसी बताई गई वहाँ पे. अगर हम 56 की देखें और उसके साथ ही अगर हम आगे प्रोविज़न देखें, कुछ ऐसे प्रोविज़न हैं जहाँ पर आपको एडमिसिबिलिटी के बारे में पता चलता है कि कोई भी फैक्ट जो है वो रिलेवेंट हो सकता है, बट एडमिसिबल हो सकता है, नहीं हो सकता है. इट इज़ टोटली डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, और कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि ये एडमिसिबल होगा या नहीं होगा. और कोई भी रिलेवेंट फैक्ट जो है वो एविडेंस में लिया जा सकता है. तो एक बार प्लीज़ कोई सेक्शन 5 देखेगा, एक बार रीड करेगा, तो थोड़ा सा हम इन्फ्रेंस लेके आज एक वर्ड डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द एविडेंस, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. सेक्शन 5. Yes, sir. हाँ जी. Section 5. Evidence may be given of facts in issue and relevant facts. Evidence may be given in any suit or proceeding of the existence or non existence of every fact in issue and of such other facts
as are hereinafter declared to be relevant and of no others. ओके, आफ्टर रीडिंग दिस प्रोविजन, वैसे आपको ये तो नहीं पता चल पाया होगा कि व्हाट इज द एविडेंस। ये नहीं पता चला ना अनामिका? No, sir. ये नहीं पता चला कि एविडेंस क्या है, लेकिन ये पता चला कि एविडेंस कहाँ दिया जाएगा। क्यों? क्या पता चला? Yes, sir. क्या पता चला? सेक्शन 5 ने आपको ये बताया कि एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट एन इशू और रिलेवेंट फैक्ट अदर नॉट अदरवाइज। तो आपने देखा कि सिर्फ किसी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग में दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक या तो क्या है, पहला क्या है, फैक्ट एन इशू मतलब ओरिजिनल फैक्ट। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, Relevant fact. रिलेवेंट फैक्ट। तो रिलेवेंट फैक्ट क्या है, रिलेवेंट फैक्ट क्या होंगे फैक्ट एंड इशू के, विच आर कनेक्टेड विद द फैक्ट, विच आर सो कनेक्टेड, जिनका कोई रिलेशन होगा। क्यों? यही तो ना। Yes, sir. तो आपको यह पता चला कि एविडेंस सिर्फ उन चीजों का दिया जाएगा जो क्या होंगे, फैक्ट एंड इशू होंगे, और या फिर वो फैक्ट एंड इशू नहीं है, दे आर रिलेवेंट फैक्ट। रिलेवेंट फैक्ट का मतलब दे आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट एंड इशू विच प्रोवाइड्स द लाइबिलिटी, या क्या 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 वर्ड दिए गए वहां पर है, किन चीजों को डिस्क्राइब करेगा वो, किसी की क्या चीजें तय हो जाएं, लाइबिलिटी, नेचर, टाइटल, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। यही तो है ना। क्यों? Yes, sir. मतलब इसका ये हुआ कि एक तो फैक्ट एंड इशू उसका एविडेंस दिया जा सकता है, या फिर उसके रिलेवेंट फैक्ट अगर है उसका दिया जा सकता है, क्योंकि जिससे ये तय हो पाए किसी की लाइबिलिटी, किसी फैक्ट, किसी केस में उसका नेचर, कैरेक्टर, उसका जो और भी चीज़ें दी गई, क्या क्या वर्ड दिए गए हैं एक बार बताएंगे, क्या क्या क्लियर हो जाए। Sir, existence, non-existence, हाँ जी, nature, extent, liability, disability, हाँ जी। asserted or denied, suit or proceedings. इसका मतलब क्या है कि एविडेंस का काम है कि उसे तब दिया जाए जब क्या हो, कि फैक्ट एंड इशू हो या उससे रिलेवेंट फैक्ट हैं, और वो क्या कर रहे हो कि एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर, टाइटल, एक्सटेंट, सारी चीज़ों को अगर कोई भी चीज़ें अगर दिक्कत कर रहे हैं जिसका पता चल करना है कि ये क्या है, तो एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट एंड इशू और रिलेवेंट फैक्ट। ये आप जान चुके थे, बट आपको ये नहीं पता चला कि एविडेंस क्या है। क्यों? आपसे अगर कोई पूछता है कि एविडेंस होता क्या है, तो शायद आप लोगों ने एक वर्ड नोट किया था, एविडेंस इज इक्वल टू प्रूफ, प्रूफ इज इफेक्ट ऑफ एविडेंस। पढ़ा था ये वर्ड, हमने बताया था आपको। क्यों? पहली क्लास में जब मैंने वर्ड एविडेंस एक्ट बताया होगा तो जरूर बताया होगा, एक बार पीछे जाएंगे आप देखेंगे, बताया था नहीं बताया था ये, कि एविडेंस क्या है, प्रूफ या इफेक्ट ऑफ प्रूफ क्या है, एविडेंस इज अ इफेक्ट ऑफ प्रूफ। क्या लिखा हुआ है बताएंगे आप हमें, सॉरी, प्रूफ इज इफेक्ट ऑफ एविडेंस। ये वर्ड देखा आपने अनामिका? बाकी लोग जो क्लास में थे, जिन लोगों ने क्लास ली है, क्या मतलब नहीं लिखा है ऐसा? हाँ या ना में कुछ तो बताएंगे आप हमें कि नहीं सर नहीं दिया है, ऐसा नहीं बताया था। क्यों? यस सर, बताया था एविडेंस इज Sir, इफेक्ट बताया ऑफ था आपने. प्रूफ। एविडेंस इज इफेक्ट ऑफ प्रूफ नहीं था, सॉरी, प्रूफ इज इफेक्ट ऑफ एविडेंस, उसको करेक्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा। क्या लिखा है? ओके सर। प्रूफ इज इफेक्ट ऑफ एविडेंस। जब एविडेंस आप देंगे तो क्या होगा, कोई चीज प्रूफ हो जाएगी ना फिर तो। क्यों? मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? नहीं समझ रहे हैं कि जब कोई किसी भी फैक्ट इन इशू का या कोई रिलेवेंट फैक्ट का अगर आप एविडेंस दे देंगे, दैट विल बी प्रूफ्ड, उसका प्रूफ हो जाएगा ना फिर तो। वो किस लिए देते हैं आप एविडेंस? क्यों रिमझिम, हम एविडेंस किस लिए देते हैं?
कुछ प्रूफ करने के लिए देते हैं ना हम, प्रियंका। So to approve or disapprove. टू प्रूव और डिसअप्रूव, Yes, हम sir. कुछ प्रूव और डिसअप्रूव करने के लिए तो देते हैं ना एविडेंस। तो क्या है, प्रूफ जो भी होगा, जो निकल करके प्रूफ आएगा, वो क्या होगा, प्रूफ इज इफेक्ट ऑफ एविडेंस। ओके, तो अगर हम वापस आ जाएं, थोड़ा सा हम इसके डिक्शनरी मीनिंग की तरफ चलते हैं। जस्ट कम टू द वर्ड एविडेंस एंड रीड द वर्ड एविडेंस प्लीज। देखिएगा जा करके। हाँ जी, क्या है एविडेंस, एक बार देख लीजिए आप लोग। Yes, sir. Evidence. Evidence means and includes 1. All statements which the court permits or requires to be made before it witne- before it by the witness in relation to matters of fact under inquiry. Such statements are called oral evidence. Second, all documents including electronic records produced for the inspection of the court. Such documents are called documentary evidence. ओके, आफ्टर रीडिंग दिस डेफिनेशन, देखिए ये डेफिनेशन आपको बहुत कुछ बताएगी कि एविडेंस क्या हो सकता है। प्रियंका, एविडेंस कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है एविडेंस? एविडेंस कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एविडेंस की कोई लिस्ट जारी नहीं की गई है। क्यों? कोई है ऐसा देवेंदु जिसमें ये लिखा है कि ये लिस्ट है एविडेंस की, ये ले आओ तो एविडेंस है, ये माना जाएगा? नो सर। नहीं है। तो ये तो बहुत ब्रॉड वर्ड है ना फिर तो। क्या है ये? इट्स वेरी ब्रॉड। पता नहीं कौन सा एविडेंस आप लेकर के आ गए कोर्ट में और कोर्ट ने माना कि अच्छा ठीक है, चलो ये एडमिसिबल है, ये एविडेंस है, ये रिलेवेंट है, एडमिसिबल है। तो ये जो बता रहे हैं एविडेंस की डेफिनेशन, ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड डेफिनेशन है। एक वर्ड नहीं है एविडेंस में कि सर इसका मतलब ये है और ये इसकी डेफिनेशन है। देयर इज़ एनी हार्ड एंड फास्ट रूल ऑफ एविडेंस कि ये एविडेंस माना जाएगा या ये नहीं माना जाएगा। बहुत ही ओपन डेफिनेशन है, ऑल स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, ऑल स्टेटमेंट्स, इसका मतलब पुलिस को दिया हुआ स्टेटमेंट, कोर्ट को दिया हुआ स्टेटमेंट, फ्रेंड को दिया हुआ स्टेटमेंट, या फिर क्या नाम है तुम्हारा, कोई ऐसा स्टेटमेंट जो कि आपने किसी और अथॉरिटी को दिया था, इन्वेस्टिगेशन के समय दिया था। तो कैसे स्टेटमेंट? ऑल स्टेटमेंट विच द कोर्ट परमिट्स। तो इसका मतलब ये तो कोर्ट के ऊपर हो गया पूरा का पूरा। प्रियंका, क्या हुआ? Yes, sir. यानी कि ऑल स्टेटमेंट विच द कोर्ट परमिट्स, मतलब कोर्ट परमिट कर दे तो कोई भी स्टेटमेंट, मतलब पुलिस ऑफिसर भी अगर कोई स्टेटमेंट देता है तो वो हो जाएगा एडमिसिबल एविडेंस, एज एविडेंस लिया जाएगा। बताइए। No, sir. नहीं नहीं, नो क्यों? पुलिस Yes, sir. ऑफिसर, इज देयर एनी presumption in the favor of sorry, is there any presumption against the police officer that they are liars? कोई presumption है क्या पुलिस ऑफिसर के लिए कि हाँ ये सब जो बोलते हैं झूठ बोलते हैं? नो सर। सो दे आर आई थिंक सेम टाइप ऑफ विटनेस। अब पुलिस ऑफिसर अगर कोई चलिए ठीक है, एक बार बात करते हैं। एक सीबीआई के ऑफिसर ने, जो इंस्पेक्टर है सीबीआई का, और उसने क्या किया है कि घूस लेते हुए पकड़ा है एक आदमी को, तो उसका जो स्टेटमेंट है एज एविडेंस नहीं लिया जा सकता क्या? प्रियंका, सर कर सकते हैं, बट सर देखिए वहाँ प्रियंका, स्पेसिफिकली मैंने मेंशन। आज देखो, मैं आपको आज मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ कि आफ्टर रीडिंग एविडेंस मैंने एक चीज़ देखी कि ये जो डिफिनीशन है ना एविडेंस की, ये इतनी टफ डिफिनीशन है कि इसको आप समझ ही नहीं सकते जल्दी। मेरी बात समझ रहे हैं अनामिका? इतने sir. सारे एक्सेप्शन हैं, इतने सारे एक्सेप्शन हैं, इतने सारे एक्सेप्शन हैं कि मतलब आप समझ रहे हैं ना कि आप जो भी बोल कर आएंगे हो सकता है कि वो एविडेंस एज एविडेंस ना लिया जाए, हो सकता है ले लिया जाए। इट इज टोटली बेस्ड ऑन द जजमेंट्स। किस पर बेस्ड है ये? जजमेंट सर, बेस्ड ऑन जजमेंट। इट इज बेस्ड ऑन जजमेंट। बहुत सारे जजमेंट आए हुए हैं, एक एक वर्ड पे कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम 100 जजमेंट दिए गए हैं। एक पुलिस ऑफिसर
जिसकी कस्टडी में एक स्टेटमेंट लिया जाता है, दैट स्टेटमेंट इज नॉट एविडेंस, दैट कैन नॉट बी टेकन एज एविडेंस। लेकिन एक पुलिस ऑफिसर जो कि सीबीआई में है, जो कि एनडीपीएस में है, अगर कोई चीज सीज करता है या लेकर के जाता है और ये पता चलता है कि देयर इज नो एनिमिटी बिटवीन द एक्यूज एंड द पुलिस ऑफिसर एंड नो एडवर्स ओपिनियन कैन बी फॉर्म, देन दैट कैन बी टेकन एज एविडेंस। सब बात किसकी चीज की है? पूरे एविडेंस में किसी फैक्ट इन इशू का जो भी एविडेंस होगा या फिर रिलेवेंट फैक्ट का कोई एविडेंस होगा, सिर्फ एक ही बात पर निर्भर करेगा, क्या ट्रस्ट वर्दी है, वेदर दैट स्टेटमेंट और टेस्टिमनी इज ट्रस्ट वर्दी। कोर्ट कैन without corroboration rely whether it is a true and trustworthy। क्या ये ट्रस्टवर्दी होगा अगर एविडेंस लिया जाए? अगर लगता है कोर्ट को यस इट विल बी ट्रस्टवर्दी, ऑल स्टेटमेंट, किसी का भी स्टेटमेंट है उसको माना जाएगा कि ये एविडेंस है। मेरी बात समझ में आई? क्या समझ में आया अनामिका? एक बार प्लीज डिफिनीशन रीड करेंगे आप प्लीज। Yes, sir. हाँ। Evidence means and includes 1. All statements which the court permits or requires to be made before it by witnesses in relation to matters of fact under inquiry. Such statements are called oral evidence. 2. All documents, including electronic records, produced for the inspection of the court. Such documents are called documentary evidence. ओके, आफ्टर रीडिंग द डेफिनेशन कभी आपको ऐसा लग रहा है किसी को कि सर ये अगर एविडेंस ले लिए गए तो उसको सजा ही मिल जाएगी, ऐसा लग रहा है क्या? बताइए, कहीं ऐसा लग रहा है आपको रीड करने के बाद कि अगर No, कोई sir. स्टेटमेंट अगर दे दिया और कोर्ट ने ले लिया, कोर्ट परमिट्स, ओके आप स्टेटमेंट दीजिए, रिक्वायर्स, ओके विटनेस लाइए, वेदर इट इज मैंडेटरी टू कन्विक्ट और एक्विट आफ्टर टेकिंग ऑल स्टेटमेंट एंड डॉक्यूमेंट्स। क्या ऐसा लिखा हुआ है क्या एविडेंस की डिफिनीशन में कि अगर एविडेंस मिल गया तो पक्का आपको कन्विक्ट करना है या एक्विटल करना है? क्यों, ऐसा तो नहीं लिखा है? बताइए। Yes, sir. मैंने कहा चलो ठीक है, पुलिस ऑफिसर का एविडेंस ले लिया जाता है, ठीक है ओके, लेकिन रिलाई करना ना रिलाई करना किसका काम है? उसकी जो ट्रस्ट वर्दीनेस चेक करना किसका काम है? एडमिसिबल करना किसका काम है? Court. कोर्ट का काम है ना। तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे ये सिर्फ एक ही चीज़ है कि क्या ये एविडेंस लिया जा सकता है, क्या ये एविडेंस हो सकता है, क्या कोर्ट अलाउ कर सकती है ऐसे एविडेंस को, ऐसे स्टेटमेंट को, विटनेस को या फिर डॉक्यूमेंट्स को जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग ब्रीफ नोट करेंगे तभी आपको कुछ ज़्यादा समझ आएगा। देखिए इतना छोटा वर्ड नहीं है, आप लोग जो समझ रहे होंगे मैं यूं ही पढ़ा के निकल जाऊंगा, ये आपकी क्लास है आज की पूरी, ठीक है? और आज अगर आप ये समझ जाएंगे तो आप समझ जाइए कि दोबारा से आपको फिर ये समझना भी नहीं पड़ेगा। हाँ जी, एविडेंस मीन्स all statements or witness, all statements or a witness all statements or witness produced before the court for oral inspection and
all documents all documents all documents produced by the produced for the inspection before the court. It may be of it is known as oral evidence or documentary evidence. हाँ जी, क्या लिखा आपने? क्या लिखा आपने, बताइए एक बार. Sir, evidence means all statements or a witness produced before a court for oral inspection and all documents produced for the inspection before a court. It is known as oral evidence or documentary evidence. ओके, या ये लिख सकते हैं कि दिस एविडेंसेस में बी क्लासिफाइड इन ओरल एविडेंस और अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. Yes, sir. They are direct evidence. They are direct evidence. There is one more category that is known as circumstantial evidence. These are indirect evidence. Circumstantial evidence. These are indirect evidence. Indirect evidence, a circumstantial evidence may be the statement or a witness which are accidentally found. जैसे वो चांस विटनेस हो सकता है या फिर वो और भी तरीके के विटनेस हो सकते हैं. क्योंकि सर्कमटेंशियल एविडेंस क्या है, ये तो नेचुरल एक तरीके के हैं कि आप, मैं घर से बाहर निकला तो मैंने एक्यूज को जाते हुए देखा था उस साइड और उसने अपराध कारित किया वहाँ पर और मैं विटनेस बन गया, तो मैंने कहा हाँ मैं घर से बाहर निकला तो मैंने ही देखा था इसको जाते हुए उधर. तो ये क्या चांस विटनेस एक तरीके का है, नेचुरल, जो मेरी नज़र में पड़ गया तो मैंने बता दिया. ठीक है, तो ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस आर इनडायरेक्ट एविडेंस. ठीक है, तो ये भी एविडेंस होते हैं. The word evidence is derived from the word evidence is derived from the Latin word evidens, Latin word evidens, evidence, और evidere, 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 दोनों को इन्वर्टेड कॉमा में कर लेंगे. द वर्ड एविडेंस इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड evidence, evidens, और evidere, 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 which means to show clearly. देखिए ये प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग प्लीज. टू शो क्लियरली, ये सब ऑप्शन में आपको मिलेंगे, वहाँ पर पूछा जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एविडेंस. तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये क्या इसका मतलब है. टू शो क्लियरली, टू मेक क्लियर टू द साइट, टू मेक क्लियर टू द साइट, टू डिस्कवर क्लियरली, ये सब कॉमा देकर के लिख लेंगे और अलग अलग वर्ड हैं. टू शो क्लियरली, टू मेक क्लियर टू द साइट, टू डिस्कवर क्लियरली, to ascertain or to prove, हाँ जी, एक बार मुझे बताइएगा क्या लिखा आपने थोड़ा सा जो लास्ट में. हाँ जी. Sir, the word evidence is derived from the Latin word evidence or evidere, which means to show clearly, to make clear, to decide, to discover clearly, to ascertain or to prove. ओके, तो आपको पता चला कि ये इसका मतलब है टू मेक क्लियर टू द साइट. मेक क्लियर टू द साइट मतलब इसका रोड पर चलते हुए कोहरे के बीच में देखना है. क्या है एविडेंस का मतलब? क्यों
मतलब आपको रोड पर चलते हुए आपको रोड देखनी है तो कोहरे को कैसे देखना है, उसको क्रॉस करते हुए आपको देखना है। तो ये एक तरीके की अपनी विजुअल साइट्स को ओपन करना है, केस में आपको पता चले कि अच्छा हाँ ये चेन है, इस चेन पर मुझे चलते चले जाना है, ये एविडेंसेस मुझको लेने हैं। ठीक है, वो स्टेटमेंट होंगे। जैसे एग्जांपल, अगर किसी केस में कोई चिल्ला रहा है सर ये वाला एविडेंस ले लो, सर ये वाला एविडेंस ले लो, तो अगर आप रोड पर चल रहे हैं तो सामने से कोई चिल्ला रहा है सर राइट लीजिए, लेफ्ट लीजिए, राइट लीजिए, लेफ्ट लीजिए, तो क्या आप एकदम राइट एकदम लेफ्ट ले लेंगे क्या अनामिका? आप अपनी आंखों पर भरोसा करेंगे कि नहीं करेंगे? Yes, sir. वकील तो चिल्लाएगा ना कि नहीं सर दिस इज एडमिसिबल, दूसरा वकील चाहेगा सर नहीं नहीं इट्स नॉट एडमिसिबल सर, इट्स नॉट एट ऑल एडमिसिबल। तो आप क्या करेंगे? दिस इज जस्ट लाइक टू रन ऑन हाईवे एट रीजनेबल स्पीड ड्यूरिंग द फॉग। एक केस का ट्रायल ऐसा ही है कि हाई फॉग है और आपको ये ध्यान रखना है कि लोग अगर चिल्ला भी रहे हैं ना कि नहीं नहीं राइट लीजिए, लेफ्ट लीजिए, राइट लीजिए, लेफ्ट लीजिए, लेकिन आपको अपनी रीजनेबल स्पीड में रहते हुए उस धुंध में आपको क्या करना है? टू मेक क्लियर टू द साइट, टू डिस्कवर क्लियरली, टू असरटेन, टू प्रूव, टू सो क्लियरली। आपको ये देखते रहना है कि कितना और कब, when any fact is admissible, whether it is relevant, admissible, relevant, admissible। लोग कुछ भी कहेंगे कि सर पुलिस ऑफिसर का स्टेटमेंट ले लीजिए, लेकिन आपको क्या देखना है कि क्या स्टेटमेंट पुलिस कस्टडी में दिया गया है? दैट इज प्रोहिबिटेड, नो इट इज नॉट एडमिसिबल, नॉट एट ऑल एडमिसिबल। बट not in a police custody, but there is a routine duty, police officer as a witness he wants to give evidence, then अगर लगता है कि this is a trustworthy, no evidences are available and it is trustworthy evidence, then it can be taken। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। तो अब बात आती है कि what are the principle of evidence law, या एविडेंस लॉ के ही और एविडेंस लेने के भी कुछ एविडेंस लेने के कुछ नियम हैं, प्रिंसिपल हैं, जिनकी हम बात कर लेते हैं, फिर हम अपनी डिफिनीशन पर चलेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ डिस्कस करेंगे। कुछ 3 प्रिंसिपल्स हैं जब आप एविडेंस की बात करते हैं कि हम स्टेटमेंट विद द कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्स टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेस, या तो स्टेटमेंट कागज पर दे दिए जाएं, स्टेटमेंट का मतलब नॉट एफिडेविट। पहली चीज अनामिका, क्या हुआ आर.एन. खान केस में आपने देखा वेदर दैट वाज एविडेंस? No, sir. एविडेंस डजंट मीन द स्टेटमेंट गिवन ऑन द एफिडेविट। साफ मना किया गया है, एविडेंस एक्ट में लिखा गया है। ऊपर जब आप एक्ट का स्कोप एप्लीकेशन पढ़े थे आपको मिला था, क्यों पता चला था Yes, sir. आपको? ये तो वहीं पर रोक दिया गया था कि ये एविडेंस नहीं है, इसके स्कोप में नहीं आता है। प्रोसीडिंग आर्बिट्रेशन की जो है वहां पर एविडेंस एक्ट लागू नहीं होगा और एफिडेविट वाली प्रोसीडिंग पर लागू नहीं होगा, साफ मना किया गया है। लेकिन एफिडेविट के लिए भी हमने बताया था कि किन कंडीशंस में इसको एविडेंस माना जाएगा। ठीक है, जब वो क्रॉस एग्जामिन करने के लिए बुलाया जा सकता हो डिपोनेंट। क्यों? इज इट क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग? समझ में आ रही है आप लोगों को ना? यस सर। ओके, तो ऑल स्टेटमेंट डज नॉट इंक्लूड द एफिडेविट, पहला। विटनेस, दूसरी चीज, ऑल स्टेटमेंट हाँ, ऑल स्टेटमेंट की हमने जो बात करी, ऑल स्टेटमेंट कोई भी स्टेटमेंट हो वो, इफ इट इज नॉट एक्सप्रेसली प्रोहिबिटेड अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। अनामिका, तो कौन से स्टेटमेंट मना किए गए हैं आपको पता है? कौन से स्टेटमेंट मना किए गए कि ये स्टेटमेंट नहीं लिए जाएंगे, नॉट एडमिसिबल? स्टेटमेंट आपने देखे थे जो कि वहाँ प्रोहिबिटेड हैं डायरेक्टली, कि देखिए इनकी एडमिसिबिलिटी नहीं होगी, इनका कन्फेशन नहीं लिया जाएगा, इनका एडमिशन नहीं होगा, इनकी रिलेवेंसी नहीं रहेगी, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन नहीं होगा, इसको नहीं लिया जाएगा, एडमिट नहीं किया जाएगा,
अगर पुलिस कस्टडी में स्टेटमेंट है तो नहीं लिया जाएगा, पुलिस के सामने है तो नहीं लिया जाएगा, और देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर गिवन अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। ऑल स्टेटमेंट विच द कोर्ट परमिट्स, जिसको कोर्ट परमिट करेगा वो सारे स्टेटमेंट एविडेंस हो सकते हैं, और रिक्वायर्स टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेस, या विटनेस को अलाउ करे कि यस दिस विटनेस कैन बी प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट फॉर ओरल टेस्टिमनी। दीज ऑल आर नोन एज ओरल एविडेंस। Second, these statements and the oral testimony of any witness must be must be in relation of matter of fact under inquiry। किसी लॉ के लिए नहीं, किसके लिए, किस चीज के लिए होने चाहिए? किस चीज के लिए दिए जाएंगे? ये जो स्टेटमेंट की बात हो रही है एविडेंस की, किसी लॉ के लिए दिए जाएंगे क्या अनामिका? कोई लॉ प्रूफ करना है तो किसी आदमी के कहने से मान लिया जाएगा क्या? बताइए। मैटर ऑफ फैक्ट, एक एग्जांपल दे देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। पार्लियामेंट में एक लॉ बना, और पार्लियामेंट में लॉ बना तो वहां पर काफी डिबेट डिस्कशन हुई। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग अनामिका? क्या हुआ? जी सर। बहुत ही डिबेट डिस्कशन हुआ। किसका डिबेट डिस्कशन हुआ? एमपी और मिनिस्टर्स का, ठीक है, जो वहां पर एमपी और एमएलएस थे, क्योंकि वो तो मेंबर ऑफ हमारे रिप्रेजेंटेटिव है ना, उन्हीं ने तो लॉ बनाया, क्यों अनामिका? When that law is challenged before the Supreme Court, High Court, whether statement given by the MPs in the parliament can be taken as a evidence in the court? No sir। Why? अरे वो लोग तो बोले थे ना, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट को तो मानते हैं आप लोग, थोड़ा बहुत देते हैं इज्जत, क्यों? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट तो रेफर की जाती है, बट एज अ एविडेंस लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता है? उनको बुलाया जा सकता है एज अ विटनेस? बताइए। कोई लॉ की वैलिडिटी चैलेंज की जा रही हो और कहा जाए कि सुनिए उन मंत्री को बुला लीजिए, ऐसा बोला गया था पार्लियामेंट में और उन्होंने ऐसा बोला था, इट कम्स अंडर द प्रिविलेज कम्युनिकेशन। ऐसा तो नहीं है, कहाँ लिखा हुआ है ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन? ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन नहीं है। क्या वो चलिए ठीक है, प्रिविलेज स्टेटमेंट तो यूज़ किया जा सकता है ना, पार्लियामेंट में बोला हुआ ये स्टेटमेंट, डिबेट हो रही थी उस लॉ के ऊपर, वो स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट के सामने दिया जाए कि सर ये देखिए इनके ही एमपी कह रहे थे सर इसमें ये गलती है, क्यों अनामिका? होता है नहीं होता है? एनजेएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन केस स्कोरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, क्या उस लॉ में वैलिडिटी चेक की जा रही थी तो बोला जाता कि सर अरुण जेटली फेवर में थे, आरएम लोढ़ा फेवर में थे, और क्या नाम तुम्हारा जो है, सॉरी अरुण जेटली विपक्ष में थे और आरएम लोढ़ा फेवर में थे? क्यों? आरएम लोढ़ा, जस्टिस आरएम लोढ़ा, वो फेवर की बात कर रहे हैं। या फिर और अगर हम बात करें, उनका वकील का क्या नाम था, एक और वकील हैं, आप लोगों ने 9 PM डिबेट देखी होगी अगर आप, तो पता चला होगा, राजीव धवन। क्यों? तो राजीव धवन सपोर्ट में थे और अरुण जेटली शायद फेवर में थे। अरुण जेटली क्या थे? फेवर में थे ना? मेरी बात समझ रहे हैं आप? गवर्नमेंट की तरफ से थे। और राजीव धवन जो है वो क्या थे? अपोजिशन में बात कर रहे थे। तो क्या ये जो स्टेटमेंट है, अगर कोई पार्लियामेंट में डिस्कशन डिबेट हुआ है, वेदर दिस स्टेटमेंट में बी टेकन एज एन एविडेंस ड्यूरिंग द चेकिंग द वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ? बताइए। थोड़ा सा आप लोग बोलिएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है? ये मेरा कोई अपना ख्याल नहीं है, जजमेंट है इसके ऊपर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट प्रियंका? कैसे एकदम से शांति है, बिल्कुल नींद आ रही है क्या आप लोगों को? बताइए अनामिका।
सर आ रहा है समझ में सर, नहीं लिया जाएगा। नहीं लिया जाएगा? तो इतना स्लो कैसे है ये सब कुछ क्लास आज? देवेंदु, सर। कैसे नींद में है क्या सभी लोग आप? रहने दे क्लास नो लेने, सर। रहने दे क्लास लेने को क्या? हम्म? शुरभि, Yes, sir. कैसे आप लोग नींद में है क्या अभी? No, sir. नहीं नहीं, लग तो रहा है मुझे ऐसा ही, क्योंकि आप लोगों का रिप्लाई नहीं आ रहा है सही का मुझे। प्लीज़ आप लोग मैसेज सेंड कर देंगे, देखते हैं भाई कौन कौन है यहाँ पर। सिमिनाज, बाकी आज एक कोई नया आदमी जुड़ा हुआ है यहाँ पर? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को ना? जो बात हम कर यस रहे सर। हैं कि ऑल स्टेटमेंट्स विच द कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्स टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेस इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी, वो दिस स्टेटमेंट विल बी डीम्ड एज ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस माना जाएगा, लेकिन अगर किसी लॉ की वैलिडिटी चेक की जा रही है, ये फैक्ट ऑफ मैटर ऑफ फैक्ट की इंक्वायरी है, तो ठीक है स्टेटमेंट ले लीजिए और विटनेस बुला लीजिए, इट्स ओके। लेकिन अगर वो फैक्ट ऑफ लॉ की इंक्वायरी है तो जरूरत नहीं है कि किसी के भी स्टेटमेंट को कोर्ट परमिट करे, किसी भी विटनेस को बुलाए उसके लिए। तो ये जो मिनिस्टर्स का स्टेटमेंट या कुछ भी है, ये ज़रूरत नहीं है। अभी हम इसकी और बात कर लेंगे, जजमेंट के साथ आपको बता देंगे। इसके अलावा ऑल डॉक्यूमेंट्स, डायरेक्ट एविडेंस की हम बात कर लेते हैं। बेस्ट एविडेंस माना जाता है। व्हाट आर द बेस्ट एविडेंस अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आर, क्यों अनामिका? Yes, बेस्ट sir. एविडेंस, Direct. डायरेक्ट एंड बेस्ट एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस द बेस्ट एविडेंस। बेस्ट एविडेंस के रूल में भी आता है कि सबसे बेस्ट होते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, अगर वो वैलिड प्रूफ हैं और उनके पास उनकी प्रॉपर वैलिडिटी है, अथेंटिक हैं, दे आर बेस्ट एविडेंस, क्योंकि उनमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है और ये पता चल जाता है कि अच्छा ये डॉक्यूमेंट कब का है, किसने लिखा है, कौन था, बस। तो वो जस्ट इजीली प्रूफ हो जाता है। तो ये जो ऑल डॉक्यूमेंट्स है, दैट इंक्लूड द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स ऑल्सो, एंड all documents which are produced for the inspection of the court, that will be considered as a documentary evidence, and that evidence includes in a present time electronic records also after introduction of the information technology act। उसके जुड़ने के बाद से इसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में भी ले लिया गया है कि ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी आएंगे डॉक्यूमेंट। अब बात कर लेते हैं कि व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस। क्या प्रिंसिपल हैं एविडेंस को अप्रिसिएट करने के? तो कुछ प्रिंसिपल हैं जिनको माना जाएगा कि कोई भी एविडेंस, जैसे आपने देखा कि जज अलाउ करेगा एडमिट करने के लिए, रिक्वायर करेगा विटनेस को बुलाने के लिए, तो ये कोई रूल नहीं दिया गया है कि जज कब कहेगा कब नहीं कहेगा। इट इज़ प्रेरोगेटिव। क्यों? जज को प्रेरोगेटिव है या नहीं है? Yes, sir. है ना? Yes, sir. तो उन्होंने कहा कोई स्टेटमेंट हम लेंगे नहीं लेंगे, विटनेस बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, तो ये हमारा प्रेरोगेटिव है। एडमिसिबल करना जज करेगा एडमिसिबल, ठीक है। अब बात आती है कि क्या एप्रिसिएशन के रूल्स हैं, एविडेंस के क्या रूल हैं। एविडेंस को एप्रिसिएट किया जाए तो जज भी कोई ऐसा नहीं है कि भगवान है, क्यों? वो भी कुछ कानून के मुताबिक काम करेगा ना। देयर आर सर्टेन रूल्स। द फर्स्ट रूल इज, प्लीज नोट डाउन, प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस लॉ। प्रिंसिपल, evidence must be confined to the matter in issue. Evidence must be confined to the matter in issue. Second, hearsay evidence must not be admitted. Hearsay evidence must not be admitted. And third is, best evidence must be given in all cases. तो
एक बार रीड कर देंगे क्या लिखा आपने? Principle of evidence. Number 1, evidence must be confined to the matter of issue. Second is hearsay evidence must not be admitted. Third is best evidence must be given in all cases. ओके, तो आपने देखा कि ये जो एक एरिया बना दिया गया, इस एरिया में ही काम करना है। एविडेंस मस्ट बी कन्फाइंड टू द मैटर इन इशू। ऐसा नहीं कुछ भी आप मांग रहे हैं कि ये प्रूफ कर दो, वो प्रूफ कर दो, ये बुलाओ, वो बुलाओ, टाइम मत वेस्ट करिए। it must be confined to the matter in issue. Second, hearsay evidences must not be admitted. किसी तरीके का कोई hearsay evidence admit नहीं किया जाना चाहिए। Third, best evidence must be taken in all cases. अगर best evidence available है तो उसे ज़रूर लिया जाना चाहिए। ये नहीं है कि विटनेस को बुलाओ या फिर स्टेटमेंट दिलवाओ, ऐसा नहीं है। अगर साफ साफ है कि इसकी एज कितनी है तो प्रोसिक्यूशन कहता है सर मेरी एज है 17 साल 5 महीने, तो एक्यूज को क्या कहना है? तो प्रोसिक्यूशन से क्या लेना है? क्या लेना है प्रोसिक्यूशन से? एज प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए? अरे एज प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं अगर है उसके पास तो क्या चाहिए? अरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई आइडेंटिटी प्रूफ होगा ना। क्यों? एजुकेशन मार्कशीट। मेरी बात आप समझ रहे हैं? जो 10th की मार्कशीट है वो कम से कम यही चाहिए होगा ना। एनी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, इफ एनी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इज अवेलेबल, एनीथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड? कुछ और रिक्वायर्ड है क्या? नहीं है ना? No, sir. नहीं है ना। अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है देन ओसिफिकेशन टेस्ट इज नेसेसरी। प्रियंका, अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है और पता नहीं चल पा रहा इसकी एज कितनी है, तब आप मेडिकल एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हैं, तब ओसिफिकेशन टेस्ट कराएंगे। ऐसा नहीं है कि आप उसकी मार्कशीट अवेलेबल है, चेहरे से तो बड़ी अभी कमज़ोर लग रही है, तो आपने कहा नहीं नहीं तो 15 साल की होगी, तो आप कह देंगे नहीं नहीं इसका ओसिफिकेशन टेस्ट कराइए, आई विल रिलाई ऑन द मेडिकल एविडेंस। नो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट अनामिका? Yes, sir. It is a wasting of time. When best evidences are available, rely on the best evidence. आपको ये नहीं देखना है कि चेहरे से बड़ा दुबली है, चेहरे से कम उम्र लग रही है, जैसा होता है अक्सर, वो ऐसा नहीं आपको करना है। एविडेंसेस आर अवेलेबल, ओके, डिसाइड द केस ऑन द मेरिट। ये नहीं कह सकते नहीं नहीं 10th का सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है या फिर ऐसी चीज़ें। अनटिल और अनलेस इट नॉट क्लेम दैट द 10th सर्टिफिकेट इज नॉट वैलिड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जी सर। हाँ जी। तो ये जो रूल है इस रूल को फॉलो करना है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ चीज़ों की, जैसे कि मैंने ऑल स्टेटमेंट विच द कोर्ट परमिट्स आर रिक्वायर्स टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेस। तो यहां पर आपने दो चीजें देखी हैं, एक स्टेटमेंट्स गिवन बाय एनी पर्सन, सेकेंड एनी विटनेस प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट। तो ये दोनों लोगों के स्टेटमेंट ही हुए ना, क्यों देवेंदु? यस सर। तो ये जो ओरल एविडेंस है, ओरल एविडेंस कि पुलिस के सामने कोई एविडेंस दिया गया ओरल और उसको रिकॉर्ड कर लिया गया, कोर्ट के सामने विटनेस बुलाया गया, उसका ओरल एविडेंस ले लिया गया, तो ये कौन से ऐसे एविडेंस हैं या विटनेस हैं या कौन से ऐसे स्टेटमेंट हैं जिनकी कुछ वैल्यू होगी, एविडेंसरी वैल्यू होगी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी एविडेंसरी वैल्यू है और किसी की एविडेंसरी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? तो सबसे पहले हम जो बात करने वाले थे, आपको मैंने एक स्टेटमेंट अभी बताया, किसका था? मिनिस्टर और हाँ जी एमपीज। हाँ, मिनिस्टर्स और एमपीज। नाउ नोट डाउन द वन केस लॉ, SR मेहरोत्रा वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इस केस को बहुत ज़्यादा मैं इसलिए एम्फेसिस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा केस लगा, मुझे लगा कि आपको कुछ नई चीज़ समझ में आएगी। SR मल्होत्रा वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, AIR 1997।
HP हिमाचल प्रदेश का ही जजमेंट है ये। Speeches delivered by member and ministers. Speeches delivered by members and ministers in the legislative assembly are not admissible in a court of law when the court is considering the provisions of the enactment in question। हाँ जी, Sir, when the court is considering the provisions of the enactment in question। तो आपको ये पता चला कि ये जो स्पीचेस हैं मिनिस्टर एंड मेंबर्स के, ये स्पीचेस अगर कोई वैलिडिटी लॉ, अगर किसी लॉ की वैलिडिटी चेक की जा रही है तो ये स्टेटमेंट नहीं लिए जाएंगे, ये एडमिसिबल नहीं होंगे। ठीक है, इज इट क्लियर सुरभि? Yes, sir. हाँ जी, इसके साथ ही अगर हम बात करें तो अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर एविडेंस मिलता है तो वेदर that will be sufficient for formulating the judicial conclusions। क्या उसे जुडिशियल कंक्लूजन के लिए फॉलो किया जा सकता है क्या? वो भी तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं, क्यों प्रियंका? yes sir, स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161, 164, FIR, और कौन से स्टेटमेंट होते हैं प्लीज़ बताइए? इंक्वेस्ट रिपोर्ट, ये सब क्या है? इंक्वेस्ट प्रिपेयर्ड बाय द पुलिस, प्रिपेयर्ड बाय मजिस्ट्रेट, whether these all findings क्या है कि this all statement, whether this all statement may be used for the purpose of formulating judicial conclusions। क्या इनको जुडिशियल कंक्लूजन्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है क्या? हाँ जी, अनामिका, क्या समझ में आया आपको? सर क्वेश्चन तो समझ में आ गया लेकिन आंसर नहीं पता सर। आंसर पता क्यों नहीं है? क्यों हमने आपको बताया नहीं है 161 की क्या एविडेंसरी वैल्यू है, 164 की क्या एविडेंसरी वैल्यू है, FIR की क्या एविडेंसरी वैल्यू है? आप लोग ऐसा कह रहे हैं। CRPC में मैंने बताया है ना आप लोगों को यस कि यस FIR की क्या एविडेंस, एक एक वर्ड बता चुका हूँ। एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ मैं कि आप इतना दिमाग ना लगा पाएँ, कोई नई चीज़ नहीं पूछ रहा हूँ मैं। आई एम जस्ट आस्किंग दैट what is the evidentiary value of FIR, what is the evidentiary value of 161 statement, 164 statement, sniffer dogs statement, inquest report prepared by police और magistrate? क्या है ये? इनके सबकी क्या वैल्यू होगी? क्या कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट फॉर्मुलेट द जुडिशियल कंक्लूजन्स? क्या कोर्ट तैयार कर सकती है जजमेंट? सनी, बोल करके बताइए, ऐसे कागज पर नहीं हो पाएगा ये, कुछ बोल करके बताइए। Sir, no, they cannot. नहीं, It has no evidentiary value. ओके, एक केस का नाम नोट करेंगे, कप्तान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। कप्तान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। बहुत ब्रीफ में नोट करिए, मैं कुछ ही जजमेंट लिखवाऊंगा तुम्हें और बहुत ब्रीफ में आपको समझ में आना चाहिए। आप जजमेंट भूल जाइए, कोई बात नहीं है, ठीक है? ये सिर्फ आपको समझने के लिए। कप्तान सिंह वर्सेस
स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश AIR 1990 AIR 1997, हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट, ओके। The result of an investigation, the result of an investigation is not a legal evidence, is not a legal evidence. A finding of a guilt cannot be based on the result of police investigation. हाँ जी। क्या समझ में आया प्रियंका? Sir, cannot be based. Cannot be based on the result of police investigation. A finding of guilt cannot be based on the police investigation. अच्छा ये बताइए, बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है मुझे? क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या है, एडमिसिबल है ना, इनको एडमिट करती है कोर्ट, सॉरी नॉट एडमिसिबल। जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें हैं इनको कोर्ट एडमिसिबल नहीं करती ना ड्यूरिंग ट्रायल। इनको सफिशिएंट पर्पस, कुछ काम है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके अलावा इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा ही है ना देवेंदु? Yes, sir. यस सर। तो ये जो वैसे 164 कोर्ट के सामने होती है, आई एम वेरी सॉरी, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं होता है फिर, ठीक है। 164 किसको सर है? वो इंक्वायरी में आ जाएगी। इंक्वायरी में आ जाएगी, हाँ। तो ये क्या है कि इन्होंने कहा कि जो इन्वेस्टिगेशंस के जरिए जो रिजल्ट निकल कर आता है, गिल्ट जो पता चलता है, क्या उसी पर गिल्ट प्रूफ कर दिया जाएगा? कोर्ट कहे कि हाँ पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कहा गया और आफ्टर कंसिडरिंग द पुलिस इन्वेस्टिगेशन it is clear that person has committed offense. So these are not legal evidence, okay, they are a statement but not evidence, correct? सुरभि, जो ऑल स्टेटमेंट की डिफिनीशन आपने पढ़ी थी उससे पता चला आपको कि ये वाले स्टेटमेंट को हटा दिया गया है कि स्टेटमेंट और विटनेसेस रिक्वायर्ड स्टेटमेंट और ओरल एविडेंस acquired by police during investigation that will not be considered as a evidence. Is it clear? हाँ जी। अच्छा एक और चीज है कि आपको याद है आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग में आर्बिट्रेशन को एविडेंस नहीं माना गया है, क्यों देवेंदु? यस सर। कहा कि यहाँ पर एविडेंस एक्ट लागू नहीं होगा। अच्छा अगर आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग चल रही है, कॉन्सिलेशन की प्रोसीडिंग चल रही है, तो कॉन्सिलेशन की प्रोसीडिंग में अगर कोई स्टेटमेंट ए ने दिया है और बी ने दिया है, ए ने दिया बी ने दिया, तो क्या ये दिस स्टेटमेंट में बी रिकॉर्डेड एज अ विटनेस, एज अ एविडेंस इन कोर्ट? क्या कॉन्सिलेशन के समय जो एक दूसरे ने बोला था, क्या वो स्टेटमेंट या जो भी बातें हुई हैं, क्या वो स्टेटमेंट एविडेंस हो सकते हैं क्या? बताइए, मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे एक कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग चल रही है, देयर इज अ अटेम्प्ट, द स्टेटमेंट मेड इन द कोर्ट इन द अटेम्प्ट फॉर कॉन्सिलेशन आर नॉट एविडेंस। अगर किसी कोर्ट में कॉन्सिलेशन की प्रोसीडिंग है और एक दूसरी पार्टी स्टेटमेंट दे रही है कि चलिए ऐसा कर लेते हैं, आपने इतना गलत किया, उन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, तो अगर ये अटेम्प्ट है कॉन्सिलेशन का, whether this statement may be relevant, whether this statement may be considered as evidence, उनको क्या नहीं किया जाएगा? एज अ एविडेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये स्टेटमेंट कैसे स्टेटमेंट है, कैसे स्टेटमेंट है?
these are attempts for making conciliation, not in a question of fact under inquiry. क्या नहीं है ये कि ये स्टेटमेंट और ओरल टेस्टिमनी दैट इज नॉट इन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी. ये ऐसा नहीं है कि इंक्वायरी हो रही है कोर्ट में, जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही है, अटेम्प्ट है कॉन्सिलेशन का. तो अगर स्टेटमेंट कोई दे दिया किसी ने कि सर ठीक है हमने 10,000 आपसे लिया था तो आप कम से कम उसका 11,000 ले लीजिए, तो ये तो एडमिट हो गया ना फिर अनामिका. यस सर. अरे कॉन्सिलेशन में जब बात आएगी तो कोर्ट कहेगी आप लोग क्यों लड़ाई कर रहे हैं, आप लोग आपस में समझौता कर लीजिए ना, क्या मुद्दा है बताइए. तो पता चला कि एक पार्टी ने कहा सर इन्होंने 10 लाख लिया है, दूसरी पार्टी ने कहा नहीं 10 लाख नहीं सर 7 लाख मैंने लिया था. तो ये 7 लाख एक्सेप्ट हो गया ना. यस सर. तो ये 7 लाख जो इन्होंने लिया था और एक्सेप्ट कर लिया, क्या ये एज ए एविडेंस यूज किया जा सकता है कोर्ट में अगर कॉन्सिलेशन नहीं होता है तो? क्यों देवेंदु? यस सर. कोई दूसरी पार्टी ये जाकर के कोर्ट में कह सकती है कि जब कॉन्सिलेशन नहीं होगा तो दोबारा से आप आएंगे तो कोर्ट में ही ना वापस. यस सर. तो कोर्ट में आकर के कहेगा सर इन्होंने कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग में बोला था सर 7 लाख लिया है इन्होंने, वहां एडमिट किया है, वेदर दिस विल बी कंसीडर्ड एज अ एविडेंस? क्यों नहीं ना, उसको एविडेंस नहीं माना जाएगा. क्या है कि स्टेटमेंट मेड इन द कोर्ट इन एन अटेम्प्ट ऑफ कॉन्सिलेशन आर नॉट एविडेंस बिफोर द कोर्ट एंड विल नॉट बी यूज्ड एज सच. अगर किसी कॉन्सिलेशन कोर्ट में या बाहर की कोर्ट में आपने ये सब बताया और आप कोर्ट में दोबारा से अगर आपने केस फाइल किया और कहा कि नहीं नहीं सर ये नहीं कॉन्सिलेशन सर नहीं हो पाया, हमारा सर केस आप सॉल्व करिए, तो वो स्टेटमेंट एज ए एविडेंस नहीं लिया जाएगा. इज इट क्लियर? इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जो कि मैंने आपको बताया कि ये क्या स्टेटमेंट है, कैसे हैं, ये इनडायरेक्ट हैं. और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अधिकतर क्रिमिनल केसेस में इनकी ज़रूरत पड़ती है. किस में पड़ती है? किस में पड़ती है? क्रिमिनल केसेस में. ज़्यादातर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जिन केसेस में इंटेंशन डिक्लेयर नहीं हो पाता है. क्या नहीं हो पाता है? क्या नहीं पता चल पाता? सर इंटेंशन. इंटेंशन क्लियरली पता नहीं चल पाता है. जैसे ए ने बी को मारा तो ये पता चल गया ना कि ए का इंटेंशन था बी को मारने का, ए ने बी को मार दिया, इट्स ओके. बट अगर इंटेंशन ही नहीं पता चल रहा है, दूसरी चीज है कि देयर इज नॉट एनी डायरेक्ट एविडेंस इज अवेलेबल, और आफ्टर इंक्वायरी डायरेक्ट एविडेंसेस अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, that case may be decided on the basis of the circumstantial evidence. एक क्रिमिनल लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट केस है कि अगर आप लोग चाहेंगे तो थोड़ा सा लिख लेंगे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बारे में, प्लीज नोट डाउन. सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, it is one of the established principles. It is the one of the established principle of law. It is one of the established principle of law that a witness may lie but not the circumstance. Full stop. कि लॉ का एक बहुत एस्टैब्लिश प्रिंसिपल है ये. क्या है कि विटनेस में लाई बट नॉट द सर्कमस्टेंस. एक बार विटनेस झूठ बोल सकता है लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो क्या नहीं बोल सकती, झूठ नहीं बोलती हैं. ठीक है, जैसे एक रूल ऑफ एविडेंस का प्रिंसिपल मैं आपको और बता देता हूँ. वो कौन सा था? टाउन एरिया कमेटी शायद था, जहाँ पर वो क्लॉक टावर गिर जाता है. इंसिडेंट स्पीक्स इटसेल्फ. क्या है उसका नाम? लैटिन वर्ड.
इंसिडेंट itself speaks या इंसिडेंट स्पीक्स itself, घटना स्वयं बोलती है। तो लैटिन वर्ड बताएगा कोई? हाँ जी, आपको याद है कि एक बहुत पुरानी बिल्डिंग होती है और वो गिर जाती है, नुकसान Sir, होता res है। ipsa loquitur. हाँ, रेस एप्सा लिक्विटर। तो इट इज़ अ रूल ऑफ एविडेंस। क्या है ये? रूल ऑफ एविडेंस। और ये किसका एविडेंस है? नेग्लिजेंस का एविडेंस है कि ये रूल ऑफ एविडेंस लिया जाएगा कि रेसेप्सा लिक्विटर की रूल ऑफ एविडेंस में क्या है? घटना स्वयं बोलती है। तो ये इन्होंने कहा कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहते हैं कि इट इज़ अ वन ऑफ द एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ। क्या है? अ विटनेस में लाई बट नॉट एन सर्कमस्टेंस। कि एक बार जो साक्षी है वो हो सकता है कि झूठ बोल दे, बट अगर सर्कमस्टेंसेस की चेन अगर कनेक्ट कर दी गई तो वहां पर गलतियां होने के चांसेस नहीं होते हैं। एक केस का नाम है, आप लोग अगर चाहेंगे तो यूट्यूब पर जाकर के एक बार थोड़ा सा सुन लेंगे, प्रियदर्शनी मट्टू केस। इट इज़ गुड केस अगर हम बात करें तो ऑन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। प्रियदर्शनी मट्टू मर्डर केस। क्या नाम है इसका? प्रियदर्शनी मट्टू मर्डर केस। दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी की एक छात्रा है और एक स्टूडेंट है जो कि प्रायर स्टूडेंट है लॉ फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जो कि ILI में पढ़ता है। और उसके फ्लैट पर उसका मर्डर हो जाता है, प्रियदर्शनी मट्टू का, और कोई एविडेंस नहीं मिलता है कि ये मर्डर कैसे हुआ, क्यों हुआ। और एक आदमी को पकड़ा जाता है जिस पर शक होता है, जिसका नाम होता है शायद जो एक्यूज है उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, सिद्धार्थ या कुछ नाम था। सर संतोष हाँ, सिंह या संतोष। संतोष हाँ कुमार है हाँ सर। हाँ। उसके पिताजी एक IPS ऑफिसर होते हैं शायद, या DSP होते हैं कुछ। तो बात आती है कि इस केस में कोई डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल नहीं होता है। क्या नहीं अवेलेबल होता है नमिका? Direct evidence, sir. कोई Document. डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल नहीं होता है। पुलिस इसको सुलझाने में बहुत मुश्किल पड़ती है उसको। पुलिस संतोष को, जैसा कि लोग बताते हैं कि अरेस्ट करती है, अरेस्ट करने के बाद कोई एविडेंस नहीं होता है तो अब उसको क्या करती है? छोड़ देती है। क्यों? पूछ पाछ के उससे और छोड़ देती है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में जब इसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो पता चलता है कि जो हेलमेट संतोष ने पहना हुआ था, उस हेलमेट की कांच जो मर्डर सीन पे मिली थी, वो हेलमेट की कांच संतोष सिंह के हेलमेट जो संतोष सिंह के पास था घर में, उस कांच से मैच की। और इससे इस केस को प्रूफ किया गया। क्या किया गया? कि ये मर्डर किसने किया है? किसने किया है? संतोष कुमार. हाँ हाँ। कि ये जो हेलमेट की कांच थी जो कि रिकवर हुई थी इंसिडेंट पे, वो कांच और हेलमेट में जो कांच इस्तेमाल हुई थी दोनों ही सेम थी। ऑन द बेसिस ऑफ द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ही हैज बीन कन्विक्टेड फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर। ओके, इज इट क्लियर? तो यहां पर जो बात आती है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या है, तो ये एक बार नोट करेंगे। इट इज वन ऑफ द एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ दैट अ विटनेस may lie but not circumstance. नोट डाउन करेंगे। Circumstantial evidence is an indirect mode of proof. Circumstantial evidence is an indirect mode of proof by drawing inference from facts, closely connected to the fact in issue. Closely connected to the fact in issue.
So by drawing. By drawing inference from facts closely connected to the fact and issue. The standard, no doubt, the standard of proof required to convict a person, the standard of proof required to convict a person on circumstantial evidence is well established by a series of decisions of the Supreme Court. According to that standard, the circumstances relied upon, एक बार रिपीट करेंगे आपने क्या लिखा है? Yes, sir. Circumstantial evidence is an indirect mode of proof by drawing inference from facts closely connected with fact in issue. The standard of proof required to convict a person on circumstantial evidence is well established by a series of decisions of Supreme Court. According to that standard, the circumstances relied upon in support of the conviction must be fully established and the chain of evidence furnished by those circumstances must be so far complete as not to leave any reasonable ground for conclusion consistent with the innocence of the accused. Full stop. Sir, consistent with the innocence of the accused. Sir, please repeat the last line. This line only. हाँ जी, क्या लिखा आपने था कि according to the standard, the circumstances relied upon in support of the conviction must be fully established and the chain of evidence furnished by those circumstances must be so far complete as not to leave any reasonable ground for a conclusion consistent with the innocence of the accused. Full stop. Okay? हाँ जी, एक बार इसके ऊपर आप एक केस का नाम लिख लेंगे. अगर आप लोग ब्रीफ आगे अगर लिखना चाहते हैं या इसके नीचे ही नोट कर लेंगे. 3 केसेस का रेफरेंस नोट कर लेंगे क्योंकि रीजनिंग विच इज़ आपने ये जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है ये कहाँ बोला गया है इसको जानना ज़रूरी है. प्लीज़. देवनंदन मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. ये जो आपने स्टेटमेंट नोट किया है ना सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट का स्टैंडर्ड प्रूफ है, ये बनाया उन्होंने रूल. इसके नीचे केसेस के नाम नोट कर लेंगे. देवनंदन मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1955. देखिए एविडेंस में जजमेंट को लिखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको ये केसेस मैं ज़रूर बता रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट जो आपने ऊपर रिकॉर्ड किया है
यह स्टेटमेंट कहाँ पर बोला गया सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के लिए। वैसे हवा हवाई तो आप बहुत कुछ बता सकते हैं कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, इनडायरेक्ट एविडेंस होते हैं, इन्फर होते हैं, चेन कनेक्ट होनी चाहिए, चेन टूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। ये तभी दिए जा सकते हैं जब डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इनोसेंस ऑफ जो एक्यूज है वो किसी कीमत पर अगर कहीं पर लग रहा है कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट उसको फ़ायदा मिल सकता है तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को हम नहीं लागू करेंगे, ये सब तो ठीक है, इट्स ओके। बट स्टेटमेंट आपने जो रिकॉर्ड किया दैट इज़ गिवन इन द देवनंदन हाँ देवनंदन मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1955 सुप्रीम कोर्ट, followed in Lakshman Nayak versus state of Orissa, followed in Lakshman Nayak versus state of Orissa, AIR 1995, and Dhananjay Chatterjee versus state of West Bengal, ठीक है। तो ये जो केसेस मैंने आपको बताए, शायद आप लोग को धनंजय चटर्जी का केस पता है, नहीं पता है, कोई जानता है? एक रिसेंट डेथ पेनल्टी हुई थी एग्जीक्यूट, याद है आप लोगों को? रेप केस की शायद वो डेथ पेनल्टी इसके पहले, इसके बाद अभी तक कोई रेप केस में शायद दिल्ली में ही निर्भया केस की डेथ पेनल्टी दी गई है। क्यों वर्णिका? आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, लेकिन निर्भया केस में जो डेथ पेनल्टी एग्जीक्यूट की गई, इससे पहले धनंजय चटर्जी को ही फांसी दी गई थी, वो भी रेप केस में जो एग्जीक्यूट की गई थी। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? सुरभि, यस सर। क्या था कि जो ये रेप केसेस में निर्भया के मैटर में दी गई फांसी, इससे पहले फांसी एग्जीक्यूट की गई थी धनंजय चटर्जी के केस में। मुझे याद है उस समय तो मैं उतना समझदार भी नहीं था जब धनंजय चटर्जी को रेप केस में फांसी एग्जीक्यूट की गई थी, ठीक है। तो ये आपने देखा कि जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं किस तरीके से लेने हैं। इसके साथ ही कुछ पॉइंट्स हैं जो कि उनको फॉलोइंग पॉइंट्स विच मस्ट बी फॉलोड इन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। अगर आप चाहेंगे तो आप नोट कर लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन मेंस में आता है कभी कभार। In reference to cases, note down please, in reference to cases where there is no direct evidence, when there is no direct evidence and the decision has to rest on circumstantial evidence। देखिए बहुत नॉर्मल सी बात कर रहे हैं, इतना बहुत भारी कुछ ऐसा नहीं है इसमें। आपको समझना, मैंने आपको पहले ही बताया कि डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल नहीं है तो केस को रेस्ट करना ही पड़ता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर। फिर क्यों सुरभि? फिर तो कोई ऑप्शन नहीं बचता ना। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? दिवेंदु, क्या है कि जब डायरेक्ट एविडेंसेस अवेलेबल नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं मिल रहा है या डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल नहीं है, तो केस को रेस्ट करना पड़ता है फिर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे। लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे कैसे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को अलाउ किया जाए, क्या प्रोसीजर होना चाहिए, क्या स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ होना चाहिए, तो इस चीज़ को, हाँ ठीक है जाइए आप, ओके। तो आप ये देखिए कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के लिए बड़ा ही ट्रस्ट वर्दीनेस शो करना पड़ता है कि ये जो बात कह रहा है इसकी बात को माने या ना माने। जैसे अगर एक गांव में कोई इंसिडेंट होती है तो हो सकता है उसकी इनिमिटी हो, जो दूसरा व्यक्ति कोई एविडेंस दे रहा है या विटनेस बन रहा है, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस दे रहा है, उसकी ट्रस्ट वर्दीनेस क्या है, क्रेडिबिलिटी क्या है। हो सकता है ऐसा तो नहीं है कि मतलब एक रेप केस कमिट हो गया है गांव में और गांव के 4 आदमी एक आदमी को फंसाना चाहते हैं, बताते नहीं नहीं हमने इसी को देखा था जाते हुए उधर, क्योंकि ये आदमी क्या है बहुत ज़्यादा ही घूमता है, कार लेके बाइक लेके 4 राउंड मारता है गांव में। तो पता चला कि जो आदमी 4 राउंड कार से या अपनी बाइक से मारता था, जबकि वो रेप का एक्यूज नहीं है, बट सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग उससे एलर्जी रखते थे और उन्होंने उसको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में फांस दिया। तो इसकी ट्रस्ट वर्दीनेस एंड क्रेडिबिलिटी चेक करना बहुत जरूरी है। और ये जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है इनका इस्तेमाल थोड़ा सा कॉशन के साथ किया जाना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि इन रेफरेंस टू द केसेस वेयर नो डायरेक्ट एविडेंसेस, वेयर देयर इज नो डायरेक्ट एविडेंस एंड द डिसीजन हैज टू रेस्ट विद सर्कमस्टेंशियल एविडेंस।
The Supreme Court, in a line of decisions, has consistently held that such evidence must satisfy the following test. कुछ टेस्ट हैं सुप्रीम कोर्ट ने इवॉल्व किए, उन टेस्ट को लिख लेंगे प्लीज एक बार. फर्स्ट इज, सर एक बार इन रेफरेंस से एक रिपीट कर दीजिए प्लीज. in reference to cases where there is no direct evidence and the decision has to rest on circumstantial evidence, Supreme Court has formulated some test. These are the following, please. First is, the circumstances from which an inference of guilt is sought to be drawn must be cogently and firmly established. पहला पॉइंट प्लीज. हाँ जी, क्या लिखा आपने? Sir, please repeat, sir. The circumstance from which an inference of guilt is sought to be drawn must be cogently and firmly established. देखिए कुछ नए वर्ड्स हैं जिनका मतलब आपको हम बता देते हैं कि देखिए सबसे पहली चीज़ है, जिस सर्कमस्टेंस से आप गिल्ट कर रहे हैं इन्फर, वो एकदम फर्मली एंड कोजेंटली इस्टेब्लिश होनी चाहिए, बिना किसी इफ और बट के. कोई दूसरा उसमें ओपिनियन ना जनरेट हो पाए. मेरी बात समझ रहे हैं आप अनामिका? किसी को अगर आप पनिश करना चाहते हैं, डेथ पेनल्टी देना चाहते हैं, जैसे धनंजय चटर्जी के केस में एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे पनिशमेंट दिया गया, प्रियदर्शनी मट्टू केस जिसमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे दिया गया, तो दूसरा कोई भी ओपिनियन जनरेट नहीं होना चाहिए फेवर में कि इससे फायदा मिल जाए एक्यूज को. जैसे अगर कांच पाई गई जो कि उसके घर में जो हेलमेट की जो कांच थी मर्डर सीन पर पाई गई और जो उसके हेलमेट में कांच थी, अगर इसके बीच में कोई और आकर के कह दे सर ये कांच सर सेम होती है हर हेलमेट में, तब क्या होगा? क्यों? तब तो डिफरेंट ओपिनियन फॉर्म हो जाएगी फिर. यस सर. अगर वही कांच, जितनी टूटी हुई कांच है और जितना हेलमेट में टूटी हुई कांच थी, अगर उतनी ही कांच पाई गई, तभी तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो पाएंगे ना एस्टैब्लिश कोजेंटली. क्यों? अब पता चला कि हेलमेट का जो पोर्शन टूटा हुआ था वो पूरा हेलमेट में कांच थी ही नहीं, और मालूम हुआ कि वो जो सीन पर कांच पाई गई वो उस हेलमेट से कहीं पता ही नहीं चल रहा था. पता चला कि ये तो नहीं, कांच तो सेम ही है, लेकिन उतनी कांच अवेलेबल है जितनी टूटी हुई है वहाँ. क्यों अनामिका? जी सर. तो सेकंड इन्फ्रेंस नहीं होना चाहिए, कोजेंटली एस्टैब्लिश होना चाहिए. सेकंड पॉइंट, दो सर्कमस्टेंसेस शुड